हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आइए आज की सेशन में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं कक्षा 10 का साइंस का फर्स्ट चैप्टर। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर में यानी कि एक ही वीडियो में उड़ा देंगे फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रियाएं, है ना। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, मतलब कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं और रासायनिक समीकरण क्या होता है, इस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग आज इसको निपटा डालेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, अपने काम की बात करते हैं। तो ये चैप्टर का नाम हो गया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बताना ये चाहेंगे कि इस चैप्टर में हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे कि सिलेबस में क्या क्या दिया है, इसको हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। तो सिलेबस में क्या क्या देख लेते हैं हम लोग, क्या क्या दिया है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में देखा जाए तो इसमें जो है कि पढ़ना हमको है रासायनिक समीकरण। क्या? रासायनिक समीकरण। हमको रासायनिक समीकरण पढ़ना है। रासायनिक समीकरण कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसके बाद संतुलित रासायनिक समीकरण बैलेंस करेंगे कि रासायनिक समीकरण कैसे बैलेंस किया जाएगा। फिर लिखा है संतुलित रासायनिक समीकरण से क्या तात्पर्य है, संतुलित रासायनिक समीकरण के प्रकार कितने होते हैं, तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, अपघटन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण और अपचयन उपचयन प्रक्रिया। और एक चीज और इसमें इंक्लूड मैं कर लूं, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता तथा संक्षारण, तथा संक्षारण, जो कि मुझे दिख रहा है और आप लोग को भी दिख रहा है कि ये जो एनसीईआरटी यूपी एमएसपी के द्वारा जो ये लॉन्च किया गया है सिलेबस, उसमें ये नहीं दिया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि क्या पता आ ही जाए, है ना। तो फिर 2 मिनट लगेगा देखने में, तो क्या फर्क पड़ता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए, शुरुआत करते हैं। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे किसी के प्रतीकात्मक, यानी किसी बीज को हम प्रतीक के रूप में दे, जैसे हाइड्रोजन को हम किससे प्रतीक करते हैं? H से। निरूपण को रासायनिक समीकरण करते हैं, इसका मतलब ये रासायनिक समीकरण है, ये रासायनिक समीकरण। कोई भी चीज हो उसको हम प्रतीक के रूप में निरूपण करते हैं, तो उससे हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ऊपर इस परिभाषा मैंने लिख दिया है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रही जो इसमें पदार्थ भाग ले रहे हैं, उनके संकेतों को, मैंने बताया ना, प्रतीकों को, संकेतों को, सूत्रों की सहायता से अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण किया जाता है, जितना छोटे छोटे निरूपण कर सकते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी हम एक लाइन में कहें तो कोई भी चीज हो उसका संक्षिप्त निरूपण ही कहलाता है रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। किसी प्रतीकात्मक निरूपण को रासायनिक समीकरण कहते हैं। जो बात ये मैं शॉर्ट में लिखा हूं, वही बात मैं ऊपर भी बताया हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में, ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, भाग लेने वाले पदार्थ, जो इसमें पदार्थ भाग लेते हैं, पदार्थ भाग लेंगे, पदार्थ भाग लेते हैं, अणु भाग लेते हैं, परमाणु भाग लेते हैं, यौगिक भाग लेते हैं, तो उनका जो संकेत है, उनका जो क्या है? संकेत है। अब जैसे हाइड्रोजन का संकेत ये है, एवं सूत्र जो है की सहायता से जो संक्षिप्त निरूपण हम लोग करते हैं, उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। इस रासायनिक समीकरण में इस जो नीचे ये रासायनिक समीकरण जो लिखा गया है, इस जो H2 प्लस Cl2 तीर के बाद लिखा है 2HCl, इसमें जो ये है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक, अभिकारक। और तीर के बाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्पाद, जिसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये जो अभिकारक होता है, इसमें 2 कैटेगरी होती है, एक वो अभिकर्मक होगा, एक क्या होता है? अभिकर्मक होता है, और दूसरा मेरा क्या होता है? आधार होता है। एक अभिकर्मक होगा और एक आधार होगा। ये आगे वाली कक्षा में आपको देखने को मिलेगा कि अभिकर्मक कितने टाइप के होंगे और आधार कितने टाइप के होंगे। तो एक वो अभिकर्मक होता है और एक वो आधार होता है, और दोनों मिलते हैं तो अभिकारक बनता है। और अभिकारक तीर के पहले वाले बोलते हैं और तीर के बाद वाले क्या बोलते हैं? उत्पाद। ये जो तीर का चिन्ह है, जिस तरीके से हम लोग गणित में पढ़ते हैं 3x प्लस 4y बराबर 6, इसको हम लोग बोलते हैं दायां पक्ष। क्या बोलते हैं? दायां पक्ष। इसको बोलते हैं बायां पक्ष।
उसी तरीके इसमें भी, इसको बोलते हैं हम लोग दायां पक्ष, इसको बोलते हैं बायां पक्ष। तो इसका मतलब बीच में बराबर चिन्ह होगा, यानी जो तीर है, ये जो तीर बनी है ये बराबर को ही प्रदर्शित करती है। यानी इस तीर का मतलब क्या होता है, बराबर, जितना इधर उतना ही इधर। ठीक है। अब इस समीकरण को अगर हम लोग देख लें, अगर इस समीकरण को हम लोग देख लें, जो लिखा है H2 + Cl2, H2 + Cl2, 3 के बाद 2HCl, क्योंकि यहाँ पे मैं दिख रहा है कि Cl कितना यहाँ पे है 2, तो Cl यहाँ पे कितना है 2, H कितना है 2, तो यहाँ पे H कितना है 2। मैं कहूँ N2 + H2, तीर के बाद मैंने लिख दिया NH3। तो जो तीर है इसका मतलब क्या है, बैलेंसिंग मत बराबर है। n कितना यहाँ पे है 2, यहाँ पे n कितना है 1, इसका मतलब बैलेंस नहीं है। h कितना पे यहाँ पे 2 और h कितना पे 3, तो उल्टा हो गया, इसको बैलेंस करना पड़ता। अगर मैं 3 से यहाँ पे गुणा कर दूं, किससे गुणा कर दूं 3 से, अगर मैं यहाँ से 3 से गुणा कर दूं तो हाइड्रोजन कितना हो गया 6, और मैंने यहाँ 2 से गुणा कर लिया, हाइड्रोजन कितना हो गया 6, n कितना हो गया 2 और n कितना हो गया 2, 2 n यहाँ पे है, यस सर, 2 n यहाँ पे है, यस सर, बराबर हो गए। h कितने हैं 6, h कितने हैं 6, तो इधर भी 6 इधर भी 6, इसका मतलब तीर क्या बताती है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए बराबर। तो ये तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा है जो कहीं लिखने उखने के लिए नहीं आती है। आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया मतलब जिसकी संरचना, जो पहले संरचना थी, संगठन, जो जो चीज इसमें यूज हुआ था, गुणों में परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया में होती है। इन रासायनिक अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो वो भौतिक परिवर्तन होता है, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। आप रासायनिक परिवर्तन देख सकते, दूध से दही, जंग लगना वगैरह वगैरह। इसमें जो है पहले दूध था, उसकी संरचना बनावट कुछ और थी, बाद बन गया क्या दही, उसकी संरचना बनावट में क्या हो गया, अंतर हो गया। ठीक है। तो यानी कि जिसकी संरचना में, संगठन में, गुणों में परिवर्तन होता है उसी को हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो रासायनिक अभिक्रिया है इनमें कौन टाइप की रिएक्शन है देख सकते हैं, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, उभय अपघटन है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन, उत्क्रमणी, अनुक्रमणी, उष्माक्षेपी, उष्माक्षेपी। इसमें जो मैं नीचे लाइन लगाया हूं, ये देख रहे हैं आप लोग, जो मैंने नीचे ये लाइन लगाया है, ये जो मैं लाइन लगाया हूं कुछ कुछ की जगह, इस लाइन का मतलब ये है कि यही आपको पढ़ना है, यानी संयोजन अभिक्रिया पढ़ना है, अपघटन अभिक्रिया पढ़ना है, ये अभिक्रिया पढ़ना है, और ये वाली भी अभिक्रिया पढ़ना है, ये अभिक्रिया पढ़ना है, और ये अभिक्रिया पढ़ना है, और ये अभिक्रिया पढ़ना है, और बाकी जो है वो मुझे नहीं पढ़ना है। आप देख भी सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि सिर्फ संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है, द्विविस्थापन है, अवक्षेपण है, उदासीनीकरण है और अपचयन है। वही मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ये पढ़ना है। ठीक है। तो वही, और इसको नहीं पढ़ना है, यानी कि वियोजन नहीं पढ़ना है, वियोजन नहीं पढ़ना है, वियोजन अभिक्रिया नहीं पढ़ना है, उभय अपघटन नहीं पढ़ना है, रेडॉक्स नहीं पढ़ना है, अनुक्रमण नहीं पढ़ना है, उसमें ये दिया है उष्मा सोची, उष्मा सोची, ये सब पढ़ना नहीं। बट मैं एक एक लाइन, आप मेला देखने जा रहे हैं, मान लीजिए कानपुर जा रहे हैं, दिल्ली जाना है, अहमदनगर जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, अगर बीच में मेला लगा है तो एक बार आंख से देख लेने में क्या हर्ज है। इसी तरीके इसको एक लाइन में हम लोग देख लेने से क्या फर्क पड़ता है, इसको पढ़ने के साथ साथ इसको भी देख लेंगे, है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी ही खत्म हो जाएगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब होता है जुटना। इस संयोजन अभिक्रिया को हम लोग योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन अभिक्रिया बोलते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक का मतलब जोड़ना, दो लोग हैं जोड़ के एक बना दिए। मैं मजाक में कहूं, ये बोलते हैं माता प्लस पिता, बोल रहे अंग्रेजी में पैस, मदर एंड फादर बराबर पी, मदर प्लस फादर बराबर क्या होता है पी, यानी कि मदर और फादर हम लोग क्या बोलते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं। तो वो सब बात तो मजाक की बात है ना। तो यानी कि कभी भी अगर दो पदार्थ हैं, दो तत्व हैं, दो अणु है, दो परमाणु है, दो स्पीशीज कुछ भी है, अब मिलकर एक बनता है। ये जरूरी नहीं कि दो को मिलके एक बने, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, लेकिन मिलकर कितना बने एक। पांच हो मिलकर कितना बने एक, उसको बोलते हैं हम लोग संयोजन। परिभाषा आप लोग के स्कूल में खूब लिखा होगा। इस अभिक्रिया में
इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारी मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, संयोजन अभिक्रिया। ये ए था, ये बी था, क्या बन गया सी। मैं कहूँ ये N2 था प्लस ये H2 था, फिर की बात क्या बन गया 2NH3। दो अणु थे, नाइट्रोजन क्या है अणु है, हाइड्रोजन क्या है अणु है, ये बन गया मेरा एक ठो यौगिक बन गया। ये हाइड्रोजन परमाणु है, ये हाइड्रोजन अणु है, नाइट्रोजन परमाणु है, नाइट्रोजन अणु है, फ्लोरीन परमाणु है, फ्लोरीन अणु है। तो दो अणु मिलकर के, एक ये अणु और एक ये अणु मिलकर के एक नया प्रोडक्ट है, एक नया उत्पाद बना दे, इसको बोलते हैं संयोजन। संयोजन मतलब क्या होता है, जुटे ना, बात खत्म। अब आप लिख सकते हैं H2 प्लस Cl2, टी के बाद 2HCl, 2HCl, N2 प्लस O2, टी के बाद N2। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। 2 को 3 को ले लिए और बना दीजिए एक हो जाएगा क्या, संयोजन गया। स्कूल में आपको पढ़ाया गया होगा, मैं भी पढ़ा दिया हूँ कि दो पदार्थ मिलकर, दो या दो से पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसी को बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आगे चले, चलो सब। अब बात आती है अपघटन की। ये एक अपघटन अभिक्रिया होती है, एक वियोजन होती है और एक उभय अपघटन होती है। कुलहीन में टूटेगा। तो एक चीज इसमें हम क्या करते हैं, इसको पढ़ाने से पहले एक चीज मैं आपको पढ़ा देना चाहता हूँ कि क्या पढ़ा देना चाहता हूँ कि एक चीज पढ़ा देना चाहता हूँ, ये पहले ठीक है। एक होती उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक होती है उत्क्रमणीय अभिक्रिया और एक होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। बात समझिएगा। अनुमान है पीछे पीछे, अनुमान है पीछे पीछे, अनुमान क्या होता है पीछे पीछे, यानी जो अभिक्रियाएं पीछे पीछे चलती हैं, पीछे पीछे मतलब समझते हैं क्या, यानी कि एक ही दिशा में, इसको बोलते हैं हम लोग अंतःक्रमणीय अभिक्रिया। देखिए N2 प्लस H2 अमोनिया गैस बन गई, अमोनिया गैस बन के उड़ गई। वो क्या गैस जो उड़ गई, क्या इसको फिर से आप N2 और H2 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यानी जो एक दिशा में अनुक्रमणीय अभिक्रिया मैं बात करूं कि जो एक ही दिशा में क्या करती हूँ, चलती हूँ, सिर्फ एक और तीर लगी रहे, उसको बोलते हैं हम लोग कौन सी अभिक्रिया, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। जो दोनों दिशाओं में चलती है, उसको बोले हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब देखिए पानी ये लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में है, और पानी बन गया किसमें, सॉलिड यानी ठोस में, ये बर्फ में। किसमें बन गया, बर्फ में। तो क्या पानी से अगर हम बर्फ बना दें तो क्या बर्फ से बर्फ के पानी बनावता नहीं है ना, तो क्या बर्फ से पानी भी तो बना सकते हैं ना, जिस तो ये अभिक्रिया हुई उत्क्रमणीय, यानी ऐसे ये बना देंगे तो ऐसे ये भी बना देंगे, समझ रहे हैं। यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया में मान लिया दूध से दही बनाए तो दही से दूध ही बना दीजिए, तब उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशा में चलती हैं, इधर से इधर भी और इधर से इधर भी। यानी कि PCl5 को अगर मैं तोड़ दूं तो PCl3 प्लस Cl2 में बदल जाएगा। इसको फिर मैं जोड़ दूं तो ये बन जाएगा, ठीक है। इसमें पानी को हम ये लिक्विड अगर हम ठंडा कर दें, क्या कर दें, ठंडा कर दें तो बर्फ बन जाएगा। अब बर्फ को थोड़ा सा क्या कर दें, गर्म कर दें तो पानी बन जाएगा। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। यानी उत्क्रमणीय माने दोनों दिशा में, अनुत्क्रमणीय माने एक दिशा में। तो ट्रेन कौन सी अभिक्रिया है, ट्रेन कोई अभिक्रिया है, ट्रेन दोनों दिशा में चलती है, हम उसको कह सकते हैं कि वो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय ट्रेन है। साइकिल एक ही दिशा में चलती है, मतलब कि ऐसा तो नहीं आप बैठे बैठे पीछे भी चलाते हैं, तो वो कौन सी अनुक्रम, मोटरसाइकिल अनुक्रमणीय। 4 व्हीलर आगे भी चलती है पीछे भी चलती है, लेकिन कहा जाए तो आगे ही चलती है, पीछे तो थोड़ा मोड़ा जाती है ना। तो जो दोनों दिशा में चले वो उत्क्रमणीय, जो एक दिशा में चले उसको बोलेंगे अनुक्रमणीय, ठीक है। तो ये आप लोग पहले जान लीजिए, इसके बाद चलते हैं थोड़ी सी बात करते हैं यहाँ की। ये संयोजन अभिक्रिया हो गया था, अब चलते हैं आगे। ये देखिए तो अपघटन अभिक्रिया में देखिए एक पदार्थ रहेगा, टूट के 2 भाग में 3 भाग में हो जाएगा। मैंने ये बताया कि A प्लस B 3 बार बन गया C, 2 को मिल के एक बन गए तो संयोजन हो गया। एगो था
टूट के A प्लस B में हो गया तो क्या हो गया, ये वियोजन हो गया। ठीक है, जुटना संयोजन, टूटना वियोजन। ठीक है, तो वियोजन में एक वियोजन होता है, एक अपघटन होता है। एक वियोजन होता है, एक क्या होता है, अपघटन होता है। बात करते हैं अपघटन और वियोजन में क्या अंतर होता है। यानी कि ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। यानी कि पोटेशियम क्लोरेट को मैंने हीट किया तो ये KCl और O2 में टूट गया, अपघटन हो गया, टूट गया। जो टूटा ना, इसको हम फिर से पोटेशियम क्लोरेट नहीं बना सकते, इसको बोलते हैं हम लोग अपघटन प्रक्रिया। इसको वियोजन को PCl5 से ये बना और ये बना, इससे हम लोग चाहें तो इससे ये भी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं वियोजन। सर याद कैसे करेंगे, अपघटन अपघटन और से अनुत्क्रमणीय। इसका मतलब देखिए, अपघटन में भी टूटा, वियोजन में भी टूटा। वियोजन में एक था, दो हो गया, अपघटन में एक था, दो हो गया। दोनों में टूटते हैं, परंतु एक में जो टूट जाता है इसको फिर जुटा नहीं सकते हैं, इसमें जो टूट गया तो इसको जुटा सकते हैं। अप से अपघटन अनुत्क्रमणीय होता है, तो यानी कि अपघटन में भी टूटता है, वियोजन में भी टूटता है। तो अपघटन में भी टूटता है, वियोजन में भी टूटता है, तो अपघटन अनुत्क्रमणीय होता है। यानी एक बार टूट गया तो फिर दोबारा नहीं बने। जैसे दिल एक बार टूट जाएगा तो वो फिर नहीं जुड़ेगा। ठीक है, हड्डी टूट जाएगी तो जुड़ जाएगी। तो हड्डी वियोजन विक्रिया और दिल अपघटन विक्रिया। क्यों भाई, है ना, बात समझ मेरी आई हो गई कि अपघटन अनुत्क्रमणीय, वियोजन उत्क्रमणीय, ये भी टूटेगा और ये भी टूटेगा। अब उभय अपघटन क्या होगा, जो दो बार टूटता है। देखिए Ag के साथ कौन था, यहाँ पे Ag के साथ कौन है, Ag के साथ कौन है भाई, Ag के साथ है कौन, Ag के साथ कौन है, NO3 है। यानी कि Ag पॉजिटिव, NO3 निगेटिव, यहाँ पे H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। अब Ag के साथ कौन आ गया, Cl, Ag के साथ कौन आ गया, Cl, H के साथ कौन आ गया, NO3, HNO3, है ना। तो ये अपघटन हो रहा है दो बार, Ag का भी और H का भी। Ag के साथ कौन था, NO3, H के साथ कौन हो गया, Cl, H के साथ कौन था, Cl, H के साथ कौन हो गया, NO3। किसको बोलते हैं, उभय अपघटन। बात मेरे समझ में आती तो बोलो। चले आगे, चलिए सही जाओ, चलिए चलो आइए, क्या इसमें विस्थापन अभी क्या होता है। विस्थापन का मतलब है दूसरे की जगह को कब्जा करना। बताइए, ये बाहुबली है, कौन है ये, बाहुबली है, और इसमें से कोई लड़का इसमें बैठे, मान लो इसमें बैठी है, कौन बैठी है, चंपा बैठी, इसमें चंपा नहीं सेठ है, ये बैठी है, कोई राहुल बैठा है, कौन बैठा है, राहुल एकदम पतला दुबला आदमी है, अब बाहुबली मोटा आदमी है। बाहुबली को उठा के फेंक देगा, बाप तोड़ी के निकाल के फेंक देगा। तो ये क्या किया, ये इनकी जगह उठा के फेंक दिया और इनकी जगह आके बढ़ गया। जैसे मेरे राहुल और रोहित थे, यहाँ पे कौन था, राहुल और रोहित। अब बाहुबली आए, राहुल की सीट को, यानी राहुल जिस सीट पे बैठे थे उठा के क्या कर दिया, यानी दूसरे की जगह को कब्जा करना क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। समझिएगा, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। इसका मतलब आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने बनाया है कि ये जो K है और ये जो Pt है, K सबसे ऊपर है, उसकी रिएक्टिविटी, इसकी जो क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है, इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। इससे कम, उससे कम, और कम, और कम, और कम, और कम, कम 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 कम, जैसे जैसे नीचे आएंगे वैसे वैसे उसकी रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम। अगर यानी कि हर ऊपर वाला नीचे वाले को फेंक सकता है, हर बड़ा आदमी छोटे आदमी को हटा सकता है, डांट सकता है, बोल सकता है। इसलिए अगर कहीं पे के है तो एम को हटा सकता है, के एल आई को हटा सकता है, के एम जी को हटा सकता है, इसको हटा सकता है। यानी कि जो ऊपर वाले हैं वो अपने नीचे वाले को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एफ आई प्लस सी यू SO4 है। अब देखिए एफ आई यहाँ पे है और सी यू देखिए नीचे है, सी यू कहाँ है, नीचे, यहाँ पे मान लीजिए सी यू है। तो एफ आई कहाँ है, ऊपर है, ऊपर है, इसका मतलब रिएक्टिविटी, इसकी क्रियाशीलता क्या है, ज्यादा है। अगर इसकी क्रियाशीलता ज्यादा है तो सी यू क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। एफ आई सी यू किसके साथ था,
सल्फेट के साथ साथ, या फिर क्या कि इसको कहे तो लिख दिया। अब सी बेचारा बाहरियां जाएंगे, सी बाहर चला गया और एफ इसके साथ हो गया, यानी कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को हटा देते हैं, उसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। बात में समझ आते हैं, आगे चलते अब आते हैं द्विविस्थापन और अवक्षेपण। दो बार विस्थापन हो जाएगा, देखिए अवक्षेपण और विस्थापन। Na2SO4 है, ये Na2 क्या है? SO4 है, ये कौन गलती लिखा यार? Na2SO4, Na2SO4 में अगर इसको हम तोड़े, तो इसको हम तोड़े, ये हो जाएगा Na पॉजिटिव और SO4 डबल नेगेटिव, 2Na पॉजिटिव है, SO4 डबल नेगेटिव है। यहाँ पे अगर मैं तोड़ूं इसको तो Ba डबल पॉजिटिव SO4 डबल नेगेटिव, ये Na जो है SO4 के साथ चला जाएगा तो बन जाएगा Na2SO4। सॉरी वेरी सॉरी, ये जो है ये Cl2 है, Ba डबल पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव, तो Na किसके साथ चला जाएगा? Cl के पास, बन जाएगा मेरा 2NaCl और BaSO4 BaSO द्विविस्थापन, दो बार विस्थापन हो गया, यानी कि Na के साथ कौन है? SO4 है। बी तो SO Na के साथ कौन है? Na के ऊपर क्या है? SO4। अब देखिए Na कहाँ है? ऊपर है, Ba कहाँ है? नीचे है, तो Na जो है Ba को क्या किया? प्रतिस्थापित कर दिया, है ना? SO4 Na के साथ कौन था? SO4, Ba के साथ कौन था? Cl, Na के साथ कौन हो गया? Cl, अब Ba के साथ कौन हो गया? SO। वही मैं लिखवाया हूँ, इसलिए लिखा गया इस अभिक्रिया में उत्पाद का निर्माण यौगिकों के बीच के आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, क्या होता है? आदान प्रदान से होता है, उसको हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें लिखा है बेरियम सल्फेट, ये सल्फेट है, बेरियम सल्फेट के सफेद अवयव का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। मतलब कि ये जो BaSO4 का है, ये अवक्षेपण, नीचे जो जम जाता है, नीचे जो बैठ जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अवक्षेप। अवक्षेप जो है बैठ गया, उसको हम बोल दिए अवक्षेपण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है, ठीक, आगे चलेंगे। बात समझ आई कि नहीं आई? चलिए आगे करते हैं। अब कौन सा क्या है? उदासीन प्रतिक्रिया क्या, यानी उदासीन होगा, एक वो चिल्लाने वाला है और वो शांत होने वाला है, तो चिल्लाने वाले शांत वाले को बोल देगा, उस समय बाद क्या हो जाएगी? दोनों शांत हो जाएंगे, और वो चिल्लाने वाला है, ये चिल्लाने वाला है, तो चिल्लाहट मची ही रहेगी। तो यानी एगो अम्ल, क्या कोई अम्ल कोई क्षार के साथ जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण बनता है, लवण तथा जल बनता है, उसे बोलते हैं कौन सी विक्रिया? उदासीनीकरण। ये क्या है? मेरा अम्ल है, ये क्या है? क्षार है, HNO3 ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, K ले लीजिए, यहाँ से आराम से क्या बना लेंगे? H2O बना लेंगे और बन जाएगा KNO3 प्लस क्या हो जाएगा? जल। क्या हो जाएगा? जल। दिस इज लवण, ये जल, जब कोई अम्लवा क्षार से क्रिया करते हैं, कोई भी अम्ल क्षार से क्रिया करते हैं, लवण तथा जल बनाता है, उसको बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण की अभिक्रिया। बहुत आसान है, ठीक, आगे चलते हैं। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन का नाम ही होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का दूसरा नाम क्या होता है? ऑक्सीकरण का दूसरा क्या नाम है? उपचयन, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है। मेरी बात सुनिए पहले कि जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता है? योग होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण। और जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, उसको बोलते हैं अपचयन। तो एक बात एक तरीके से याद रखना कि ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का योग हो तो अपचयन। ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का योग हो चाहे हाइड्रोजन का वियोग हो तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का योग हो चाहे ऑक्सीजन का वियोग हो अपचयन। तो यहाँ देखिए कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो क्या हो गया? कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण। कार्बन क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण के लिए चाहे अपचयन, क्या? उपचयन। Cu में क्या गया? O जुड़ गया, तो यहाँ पे कहूंगा कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। कार्बन का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे किसका ऑक्सीकरण होगा? Cu का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया।
Cu का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। बस भाई ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, हाइड्रोजन का योग हो तो ऑक्सीजन। यहाँ देखिए जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मैंने बताया ऑक्सीजन का ह्रास हो ये चाहे हाइड्रोजन की वृद्धि, यानी कि हाइड्रोजन जुट जाएगा या ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अपचयन। अगर ऑक्सीजन जुट जाएगा, हाइड्रोजन हट जाएगा तो हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ठीक ठीक। अब बात करते हैं हम लोग आगे की। तो देखिए ये अभिक्रिया बड़ी मस्त है। क्या है, मस्त है। देखिए मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे CuO है, यहाँ पे Cu। बताइए Cu से Cu में ऑक्सीजन का योग हुआ है क्या, नहीं। ऑक्सीजन क्या हो गया, वियोग होता है। जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण। यहाँ पे H2 था, क्या था, H2 था, और यहाँ पे H2O हो गया। क्या हो गया, H2। इसका मतलब इस H2 में H2 को क्या हो गया, योग है। तो यहाँ पे हम कह देंगे H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। H2 का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और Cu में O था, यहाँ पे Cu में O नहीं है, तो यहाँ पे Cu का O का वियोजन हो गया। O क्या हो गया, हट गया। जब O हट गया तो कॉपर का क्या हो गया, अपचयन हो गया। जब एक ही विक्रिया में कोई चीज हटता है, कोई चीज लगता है, यानी ऑक्सीजन का योग भी होता है और ऑक्सीजन का वियोग भी होता है, हाइड्रोजन का योग भी होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, उसको हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो लिखा है इस अभिक्रिया में उत्चयन तथा अपचयन दोनों हो रहा है, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। मतलब कि ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। अगर मैं कहूं H2 प्लस O2, ठीक, बाद में ले लूं H2O2, मैं कहूंगा ऑक्सीजन का योग हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, योग हो गया, तो ऑक्सीकरण। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का योग हुआ कि नहीं हुआ, तो ऑक्सीजन की जब हो गया तो ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो गया, वियोग हो गया, क्या हो गया, अपचयन हो गया। तो अपचयन भी हो गया और ऑक्सीकरण भी हो गया। अपचयन और ऑक्सीकरण दोनों बोलते हैं क्या, रेडॉक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स। और ये मैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अंतःकोणीय आपको बताया ही था। आगे चलते हैं, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माक्षेपी। देखिए जब आप कोई काम करते हैं, जिससे कि आप कागज जलाएंगे, लकड़ी जलाएंगे, तो लकड़ी जलाने के बाद आपको कुछ मिलता है, ऊष्मा मिलती है। और ऊष्मा मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती है ऊष्मा मिलती है। और हमको क्या मिलता है, क्या मिलता है, ऊष्मा मिलती है। साथ साथ में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कहने का मतलब ये कि दाल बनाने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। जब दाल बनाएंगे हम तो ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। जब आग जलाएंगे तो ऊष्मा मिलती है। देखिए कहीं ऊष्मा हमको देना पड़ता है, कहीं ऊष्मा हमको लेना पड़ता है। जैसे कहने मतलब आप अगर आग जला रहे हैं तो आग लकड़ी को क्या देती है, ऊष्मा देती है। दाल पका रहे हैं तो दाल क्या कर ऊष्मा लेती है। तो जो ऊष्मा देती है ऊष्मा छेपी, और जो ऊष्मा सोखती है लेती ऊष्मा शोषी। जो ऊष्मा, तो यहाँ पे लिखा है जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद की मात्रा के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उसको बोलते हैं क्या, ऊष्मा छेपी। CH4 प्लस O2, ये क्या है, मेथेन है, और ये क्या है, CO2 है, और क्या है, H2 प्लस ऊष्मा निकली, क्या मिली, ऊष्मा, तो वह ऊष्मा छेपी। जैसे मैं कहूँ, मान लीजिए एक ऐसे मैं लिख देता हूँ, ऐसे मैं लिख देता हूँ कि जिस मान लीजिए कि CO2 C प्लस O2 मैंने दिया, C प्लस O2, तीन के बाद CO2 ने कार्बन को जब मैं ऑक्सीजन के साथ जलाया तो CO2 मुझे मिला, प्लस 144 किलो कैलोरी हमको ऊर्जा मिल गई। तो हम बोलेंगे जब हम क्रिया कोई करवा रहे हैं तो हमको ऊर्जा मिल रही है, ऊष्मा मिल रही है, तो ये ऊष्मा छेपी। मैंने कहा कि C प्लस O2 जब मैंने क्रिया करवाया तो CO2 बना -340 किलो कैलोरी, यानी कि ये ऊष्मा हमको देना पड़ा, उसमें हमको देना पड़ा तब ये विक्रिया हुई। ये हालांकि विक्रिया सही नहीं, बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि अभिक्रिया के पश्चात अगर उसमें हमको मिलती है तो ऊष्मा छेपी, तो देना पड़ता है तो ऊष्मा शोषी। एक बात और ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है कि ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या देने वाली बात है, जैसे मैं कर रहा हूँ A प्लस बी, टी के बाद C प्लस 20 किलो कैलोरी। क्या लगता है कि कौन सी विक्रिया, ऊष्मा छेपी है, छेपी है।
अगर डेल्टा एच के फॉर्म में लिखेंगे तो देखिएगा इसी को मैं ऐसे लिखता हूँ ए प्लस बी तीन के बाद सी कामा डेल्टा एच बराबर माइनस 20 किलो कैलोरी 20 किलो कैलोरी। ये अभिक्रिया और ये आप इसको माइनस देख के उसमें सोच से मत बोलिएगा, जो ये अभिक्रिया है वही ये भी अभिक्रिया है, जो ये वाली है वही ये भी वाली, दोनों सेम ही अभिक्रिया है, दोनों क्या है सेम, चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए। तो अगर मैं यहाँ पे एक और रिएक्शन लिखूं ए प्लस बी तीन के बाद सी, वही लिख रहे हैं क्या फिर? अच्छा ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे N2 प्लस O2 ठीक है, मैंने बना N2O2 प्लस 744 किलो कैलोरी, उसमें क्षेत्रीय अभिक्रिया है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ N2 प्लस O2 तीन के बाद N2O2 कामा डेल्टा एच बराबर माइनस 744 किलो कैलोरी। दोनों बात क्या है एक ही है, अगर आप डेल्टा एच हटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे अगर इसको फिर से लिखना है मैं लिखूंगा N2 प्लस O2 ठीक है बाद N2O2 प्लस 744 किलो कैलोरी, ठीक है। तो ये ऊष्माक्षेपी, ये भी ऊष्माक्षेपी। अच्छा मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि ये कौन सी विक्रिया है, तो आप बता देंगे ये कौन सी विक्रिया है, ए प्लस बी माइनस 20 किलो कैलोरी ठीक है बाद सी, ये कौन सी विक्रिया? ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी, कौन सी है? ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी। देखिए नहीं समझ आता, आप लिखिए ए प्लस बी तीन के बाद सी, है माइनस इधर तक उधर प्लस हो जाएगा भाई, चिन्ह तीरिया क्या है बराबर चिन्ह है, माइनस 20 उधर जाके क्या होगा प्लस 20, ये हो गया ऊष्माक्षेपी। क्या होगा ऊष्माक्षेपी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर तीन प्लस सी कामा डेल्टा एच बराबर माइनस 20 किलो कैलोरी, ये भी क्या ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी। बात समझ में आ रही है? यानी कि जो अभिक्रिया करवाने के बाद हमको ऊष्मा मिलती है उस बोलते ऊष्माक्षेपी, जो अभिक्रिया जो देनी पड़ती है उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी समझ में आ गया। आगे चलते देखते हैं क्या है, ठीक है चलिए आगे चलते हैं। संक्षारण खत्म हो गया, जब कोई धातु आर्द्रता, आर्द्रता मतलब क्या था नमी, अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं जिस धातु के उपयुक्त संक्षारित और कमजोर होते हैं। मतलब कि जैसे ये मेरे पास क्या है, ये हथौड़ी है यानी ये लोहा है, क्या है लोहा है, ये क्या होगा ये कोई धातु है, ये धातु है, ये अगर इसे नहीं पाएगा तो धीरे धीरे इस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा और एक दिन बाद ये हथौड़ी नहीं रह जाएगी, क्या हो जाएगा उसका धीरे धीरे संक्षारण होगा, उस पर जो है ऑक्सीजन की परत जा जाकर उसको क्या करेगी क्षय करने लगेगी और कुछ दिन बाद हथौड़ी खराब हो जाएगी, यानी कि उसका संक्षारण होने लगा यानी हथौड़ी खराब हो जाएगी, उसी को बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं संक्षारण। किसी चीज का गलना, किसी चीज का खत्म होना क्या कहलाता है संक्षारण होना, क्षय होना क्या कहलाता है संक्षारण कहलाता है। लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत लगना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना, तांबी देखते हैं ना तांबा हरी परत चढ़ जाती है, चांदी काला पड़ने लगता है, लोहे को उस पर जंग लगने लगता है, इस सब के सब क्या उदाहरण है। यह लेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण, ये सबसे बचाया जा सकता है। जैसे अगर उसको हम पेंट करते हैं, इस पर अगर हम पेंट करते हैं तो वो हथौड़ी जो है कि संक्षारण नहीं होगा। जैसे यशत लेपन का दूसरा नाम होता है जस्तीकरण, यानी कि हम लोग अगर जस्ता का पेस्ट बना के विलेन बना के उसमें जैसे कि कोई जस्ता है, जस्ता का हम लोग पेस्ट बना लें, घोल लें और उसमें हथौड़ी को क्या कर दें डाल दें, तो वो जस्ता इस हथौड़ी के चारों क्या हो जाएगा परत से जम जाएगा, तो उसको बोलते हैं लोग यशत लेपन या जस्तीकरण। क्या लिखें लोहे या इस्पात के जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, यह सब लेपन कहलाता है। ये क्या लिखा है पिघले हुए जस्ते में डुबोया जाता है, यानी पिघले हुए जस्ते में डुबो देंगे, पिघले हुए जस्ते में क्या करेंगे डुबो देंगे तो उसको परत चढ़ जाएगी, जब परत चढ़ जाएगी तो जो है कि फिर वो संक्षारण उसका होगा नहीं, जब संक्षारण होगा नहीं तो खुशी की बात रहेगी, है ना। ठीक है,
ये होगा संक्षारण मतलब क्या होता है, धीरे धीरे क्षरण। ये चैप्टर में कुछ है नहीं, बहुत कुछ है नहीं, है ना? तो बस एक लाइन परिभाषा पढ़ना है, सुनिए। विकृत गंधिता क्या होती है? किसी भी पदार्थ का विकृत माने खराब गंध आना, यानी कि स्वाद में परिवर्तन आई, क्या कहता है? विकृत गंधिता। वसायुक्त वसायुक्त और तैलीयुक्त, खास समझे, समोसा, ब्रेड, टिकिया, पकौड़ी वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में क्या होने लगता है? परिवर्तन होने लगता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? विकृत गंधिता। उसको बचाया जा सकता है शीतलन द्वारा, फ्रिज में रख के बचा सकते हैं। वायु के स्थान पर आप नाइट्रोजन गैस लगा दीजिए, वायु यदि बर्तन में, यानी इसमें वायु न लगे, जब वायु नहीं लगे तो खराब नहीं होगा। शीतलन मतलब ठंडा में रखिए, वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस रख दीजिए, ये हो गया विकृत गंधिता। आगे देखते हैं क्या है, आगे कुछ है ही नहीं। इस तरीके से आपका चैप्टर क्या हो गया? खत्म। आई होप, मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आएगा तो क्या कर सकते हैं, एक बार वीडियो और देखिएगा, और उसको भी नहीं समझेगा, कोई बात नहीं समझ आएगी तो आप ये काम कर सकते, बस ये काम कर सकते हैं। 98077578 मुझे आप व्हाट्सएप करके मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और कोई भी समस्या आती है तो हमसे पूछ सकते हैं। हम आप लोगों की सेवा में हमेशा तैयार है। 112 नंबर डाल नहीं करना है, बस आपको ये वाला नंबर डाल करिए और हमसे कनेक्ट होइए। आपको जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान किया जाएगा। तो पढ़ते रहिए मस्ती के साथ और यूपी बोर्ड की तैयारी में लगे रहिए, ताकि आपका आने वाला एग्जाम बढ़िया से बीत जाए। इस सब देते हैं बाड़ी को विराम। जय हिंद, जय हिंदुस्तान।